हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और आंसर के साथ देखेंगे, पूरा आंसर भी देखेंगे, ठीक है। और ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा और जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा वो क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसे आप लोग पहला प्रश्न देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाइड बुक कहीं भी देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उनके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। या फिर आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, जो फ्रांस की क्रांति है वो कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। देखो क्वेश्चंस कई प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा माइंड में सेट रखना कि क्वेश्चंस एक नहीं, दो नहीं, 5-6 तरह से पूछे जा सकते हैं, वो भी सोशल साइंस में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले फ्रांसी, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर देखेंगे और आंसर में देखो 1789, ठीक है। ये सन भी याद रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो ये आप लोग याद रखना। 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई। क्या हुआ? एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां के शासन का अंत हुआ। वहां का शासन जो था वह काफी खतरनाक था, बेकार था, ठीक है, और उनका अंत हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और वहां पर जो लोकतंत्र की स्थापना हो गई, जैसा जनता चाहते थी वैसा हो गया, ठीक है। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इस क्रांति के बहुत सारे कारण हैं क्योंकि ये फ्रांस की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति है और बहुत ही खतरनाक क्रांति है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस कारण। पहला, अयोग्य शासन। अयोग्य का शासन का मतलब हो जो अयोग्य है, जिनका कोई योग्य नहीं है, वो लोग शासन कर रहे थे, ठीक है। जैसे एक होता है पढ़ा लिखा और एक होता मतलब पढ़ा लिखा है वो योग्य है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ या अयोग्य है, लेकिन फिर वो अयोग्य शासक था। जैसे फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर लुई वंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर किसका शासन था? लुई वंश का शासन था। लुई वंश, ठीक है। अब लुई वंश का शासन था जिसका शासक लुई था, जिसका शासक लुई था एंड वह एक अयोग्य जो अयोग्य था, जिसका कोई योग्य नहीं था, ठीक है। जिद्दी, जो जिद्दी था, तुरंत मार देता था, ठीक है। और अदूरदर्शी और कर्तव्यहीन का मतलब कोई काम नहीं करता था, जनता के प्रति कोई भी काम नहीं करता था, कर्तव्यहीन था, ठीक है। मतलब ये सारी उनकी कमियां थी। शासक था या निरंकुशता को कायम रखता था, मतलब कायम रखना चाहता था, तो निरंकुशता है, ठीक है। एंड इस कारण जनता विरोध करती थी। इसी के कारण जनता इनकी खूब विरोध करती थी कि इस शासन को अंत किया जाए, इसीलिए क्रांति हुई और इन शासन का अंत किया गया, लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये कारण पहला है, अयोग्य शासक, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके टाइप से बता रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। दूसरा देखो मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में वो लोग थे जो शिक्षित थे, अच्छे थे, जिनका कोई योग्य था, फिर भी उनका कोई मतलब दबदबा नहीं था, ठीक है। मतलब जो शासक था वो अयोग्य था, तो अयोग्य लोगों को ही वो आगे ले जाता था। देखो यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण, यहां पर जो औद्योगिक क्रांति है उसके होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था। जो मध्यम वर्ग है उसका उदय हो गया था औद्योगिक क्रांति होने के कारण, जिसमें छोटे उद्योगपति, जो छोटे उद्योगपति हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ठीक है, सब शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं भाई, वकील हैं, इन लोगों में वो लोग नहीं लगेंगे। अध्यापक हैं, अधिकारी हैं, ठीक है, इसमें अधिकारी आते थे, ठीक है, ये सारे लोग आते थे। लेकिन जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इन सबने पूर्ण समर्थन किया। इन सबने, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इन्होंने पूर्ण समर्थन किया उनका कि इस शासन का अंत किया जाए, लोकतंत्र की स्थापना की जाए, क्योंकि इन लोगों का शिक्षा था, इनके पास योग्य था, फिर भी इनकी कुछ नहीं सुना जाता था। तो फिर इन लोगों भी मतलब सोचते थे कि इनका अंत किया जाए, राजशाही के विरुद्ध ये लोग भी कदम उठाए, ठीक है, और इसका पूर्ण समर्थन किया मध्यम वर्ग के लोग भी, ठीक है। ये दो पॉइंट आप लोग याद रखना। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहां देखो, तीसरा पॉइंट है आम जनता की दयनीय स्थिति। जो आम जनता है, जो जनता थी, जो काम करते थे, किसान थे या फिर और जो जनताएं थी, उनकी दयनीय स्थिति थी। दयनीय स्थिति का मतलब कि दया आती थी, अगर देख लो तो। जैसे इस समय शासक जो था उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ग जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, राजा थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन लोगों का शासक था, ठीक है। उच्च वर्ग जो उच्च वर्ग में आते थे और कुलीन वर्ग जो कुलीन वर्ग में आते थे, ठीक है। इन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग और मजदूरों का कोई नहीं सुनता था,
ठीक है, तो ये है, ठीक है, इनका शासक था। और फिर मतलब देखो इस समय शासक जो है उच्च वर्ग कुलीन वर्ग जहां विलासिता जीवन व्यतीत कर रहा था, मतलब जहां विलासिता पूर्व जीवन व्यतीत कर रहा था, वही मतलब ये लोग अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, इनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन कठिनाई किसके थी? वहां आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जो आम जनता है, किसान है या फिर और जो भी लोग हैं आम जनता है, ठीक है, जिनके पास रहने के लिए घर ना हो, ठीक है, मतलब उनकी स्थिति दयनीय थी। तथा लोग रोटी रोजी को तरस जाते थे, मतलब जो लोग थे वो रोजी रोटी के लिए तरस जाते थे, ठीक है, खाने के लिए तरस जाते थे, क्योंकि ऐसी स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट देखो, यानी कि चौथा कारण है मजदूर वर्ग की दुर्दशा। जो मजदूर वर्ग थे उनकी भी बहुत ही बेकार दुर्दशा थी इस काल में, ठीक है। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए, मतलब इस समय जो फ्रांस है, फ्रांस में जो भी उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों के कार्य करने के स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थी। जो मजदूर थे, मजदूरों को काम करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक जो स्वास्थ्य उनका था उतना अच्छा नहीं था, परिस्थिति अच्छी नहीं थी। मजदूर वर्ग की दुर्दशा बहुत खराब थी। जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनकी दुर्दशा बहुत ही ज्यादा खराब थी, दयनीय थी, बेकार था, ठीक है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा था। ऐसे सरकार के रहने से क्या फायदा, ठीक है, इसीलिए इनका सारे लोग विरोध करते थे। अपने मन से भी बना बना कर लिख सकते हो, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर भी कई प्रतिबंध लगा दिए गए, ठीक है। इस समय ऐसा था कि फ्रांसीसी सरकार ने स्वतंत्रता पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे थे, ठीक है। यहां तक कि अनेक धार्मिक जो धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। यहां तक कि जो अनेक धार्मिक थे, धर्म के प्रति जो विश्वास था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। इन सब कारणों से जनता में असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति मार्ग पर बढ़ रही थी, और वो जो थी क्रांति आगे बढ़ रही थी, ठीक है, कि इस क्रांति को अच्छे से निभाया जाए, कराया जाए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट, 5 कारण याद रखना। इसके बाहर आप अपना खुद से कुछ और लिख सकते हो, यानी कि बहुत है इतना, ठीक है। अगर आप इतना लिखोगे अच्छे से डिटेल में, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, तो बहुत है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आंसर के साथ। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरा आंसर आप लोगों को ऐसे लिख कर आना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, ब्लैक कलर से, और अच्छे से हैंड राइटिंग अच्छी हो, लिख कर आना, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। जो इटली का एकीकरण हुआ था उस पर आपको प्रकाश डालना है। या फिर इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेगा कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का नाम लिखिए। जो इटली का एकीकरण हुआ था उनमें जितने भी नेता थे, 3 नेता थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उनका नाम बताना है, ठीक है। तो वो सारी क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछ सकता है, तो मैं आपको सीधा आंसर बताता हूं। सबसे पहले 19वीं शताब्दी की बात है। 19वीं शताब्दी में इटली एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जो 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार से थी। जो निम्न प्रकार से थी, पहला देखो, पहला पॉइंट, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैबसबर्ग साम्राज्यों में विभाजित हुआ या फिर बिखरा हुआ था। मतलब इस समय इसको हमें एकीकृत करना था, इसका एकीकरण करना था। लेकिन अब इटली कैसा था? इस समय जो इटली है अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैबसबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, ठीक है, पूरा बिखरा हुआ था इटली, कई सारे मतलब राज्यों में। अब यहां देखो, इटलावी भाषा जो इटली की भाषा थी संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अब ऐसा भी था, जो इटलावी भाषा था, जो इटली का मेन भाषा था, वो पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इनके अनेक रूप से प्रचलित थे। अनेक स्थानों पर इनके कई सारे रूप थे जो प्रचलित थे। इस प्रकार से बोला जाता था, दूसरे प्रकार से इटली कहीं बोला जाता था, कहीं दूसरा भाषा, ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है। अब तीसरा पॉइंट देखो कि 1830 के दशक में जूसेप्पे मैत्सिनी, 1830 की दशक की बात की जा रही है, में जूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया, ठीक है। जूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया, ठीक है, और यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। और जो यंग इटली मतलब नामक गुप्त संगठन की स्थापना भी की। तो ये पॉइंट याद रखना, जूसेप्पे मैत्सिनी मेन है। 1830 के दशक में जूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की, ठीक है।
चौथा पॉइंट है कि सार्डिनिया पीडमार्ट ने प्रधानमंत्री, जो सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री हैं काबूर, ठीक है, काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए या प्रयास किया, आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। जो मतलब सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री थे काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जो ये आंदोलन चलाया जा रहा था उसके नेतृत्व प्रदान किया, उसके समर्थन थे, ठीक है, उसका समर्थक थे, ठीक है, मदद किए, ये ध्यान रखना। अगला है 5वां नंबर पॉइंट, यहां देख लो थोड़ा सा कि आप लोगों का यहां ध्यान से देखो, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। कब की बात है? 1859 ईस्वी की में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। यह युद्ध में जूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। जो जूसेप्पे गैरिबाल्डी हैं उनके नेतृत्व में बहुत सारे सैनिकों ने भाग लिया, ताकि ये युद्ध मतलब ये जो हमारा एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूरा हो सके। बहुत सारे सैनिक थे, ठीक है। और मेन अब आता है कि 1861, ये सन पूछा जा सकता है, में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में एकीकरण पूर्ण हो गया। 1870 में जो हमारा इटली का एकीकरण है वो पूर्ण हो गया था। बस इतना आपको इटली के एकीकरण में लिखना है, कुछ है नहीं। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे अच्छे से तो फिर याद भी हो जाएगा और आप लोगों का पूरा क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। यहां क्या पूछ रहा है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह आपने नाम सुना होगा, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा सत्याग्रह मतलब सत्य की तरफ आग्रह होना, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं, जैसे थोड़ा सा मैंने पॉइंट भी लिखा है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके परिभाषा थोड़ा सा समझाता हूं कि सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह, जो सत्य है सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। जो सत्य है सत्य की खोज करना है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है, आपने सुना होगा। तो वही चीज पर पहले गांधी जी ने अपना प्रबल समर्थक दिया, मतलब गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। गांधी जी ने इसका मदद किया, इसके पीछे मतलब बहुत ज्यादा समर्थन किए, ठीक है, ताकि ये जो सत्याग्रह आंदोलन है ये चल सके और सत्य की तरफ सभी को आग्रह किया जाए, सत्य बोला जाए, ठीक है। तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की। मैं 3 पॉइंट में बताता हूं कैसा व्याख्या की। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर जो आपका उद्देश्य है वो सच्चा है, ठीक है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, यदि आप अच्छे हो, आप सत्य हो और आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो आपको उससे लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सत्य हो तो आपकी जीत होगी, ये इसका मतलब है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपना संघर्ष में सफल हो जाते हैं। यहां कहने का मतलब प्रतिशोध की भावना, जो प्रतिशोध होता है एक दूसरे से घृणा करना या आक्रामकता या फिर लड़ाई के सहारे बिना मतलब इन सब के बिना आप सत्याग्रही हो तो केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हो। बस इतना ध्यान रखना। ये हमारा दूसरा नंबर पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। कोई भी संघर्ष हो उसके लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था, इस पर जो गांधी जी हैं उनका अटूट विश्वास था। और अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। और जो अहिंसा का धर्म है वो सभी भारतीय, जितने भी भारतीय लोग हैं उनको एक सूत्र में एक साथ बांध सकता है। ये हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। ये हमारा सत्याग्रह के विचार हैं जो जानना जरूरी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके 3 पॉइंट हैं जो मैंने बहुत सिंपल पॉइंट रखे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से याद हो जाए। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझो, इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण जो है उस पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी लिखो। या फिर इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे टाइप से पूछ सकता है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, इसलिए मैंने ये कहा है कि जितना भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ बता रहा हूं याद कर लो, नोट कर लो, बोर्ड एग्जाम में हिट कर देगा, ठीक है। आप लोग टॉपर बनोगे,
अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे। ठीक है, देखो वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है, जो वैश्वीकरण है उससे हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, जो हमारा आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, तीन चीज याद रखना, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना, एक दूसरे के निकट आ जाना, एक दूसरे से जुड़ना। जैसे एक दूसरे दूर दूर होते हैं तो किसी के द्वारा भी जुड़ जाए, एक दूसरे का आदान प्रदान से, एक सामान का आदान प्रदान से या फिर किसी भी चीज के आदान प्रदान से एक दूसरे से जुड़ जाना। वैश्वीकरण विभिन्न चीज जो होते हैं एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी। वैश्वीकरण से विभिन्न चीजें जो हैं एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, तो जिससे उच्च कोटि की चीजों से ही बाजार में टिक सकी, जिससे जो उच्च कोटि की चीजें हैं बाजार में टिक सकी। ठीक है, ये हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण की परिभाषा, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझना था वैश्वीकरण के बारे में, जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट समझाऊंगा कि वैश्वीकरण के कृषि पर अच्छे प्रभाव पड़े, कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े जो निम्नलिखित हैं, कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े। तो मैं आपको अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव दोनों बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ अच्छे प्रभाव बताता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट है भारत दूसरे देशों के अन्न का निर्यात कर अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। मतलब भारत है अपने देशों का जो अन्न है उसका निर्यात किया, दूसरे देश में भेजा, और जो चीज उनको जरूरत है उन चीज को वहां से मंगा लिया बराबर। तो काफी अच्छा है भाई, ऐसा करना चाहिए। मान लो हमारे पास कोई चीज नहीं है तो दूसरे से ले लेते हैं, और जो हमारे पास एडवांस है मैं उनको दे देता हूं। वही चीज यहां समझा रहा है कि भारत जो है दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। दूसरा पॉइंट है विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीजों की अधिक उत्पादन होने लगा। जो विभिन्न फसल हैं, विभिन्न फसल के मांग बढ़ने से भारत में इन चीजों का अधिक उत्पादन होने लगा। ठीक है, इन चीजों का जब जैसे मांग बढ़ेगी तो लोग और ज्यादा उस चीज को लगाएंगे कि इसकी मांग ज्यादा है भाई, इसमें फायदा ज्यादा है, तो फिर इन चीज को और लगाना चाहिए, तो फिर ऐसे और अधिक उत्पादन होने लगा। तीसरा है वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीजों के एक दूसरे को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते थे। ठीक है, इतना चीज तो आपको फायदे हैं, अच्छे प्रभाव हैं। अब बुरे प्रभाव देख लो, वैश्वीकरण से पड़ने वाले बुरे प्रभाव। पहला, विश्व के धनी देश, जो धनी देश हैं, धनी देश के विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुओं को बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी। मतलब सस्ता अनाज लेकर उसको भरना शुरू कर दिया, बाद में इसकी दाम बढ़ेगी। ठीक है, ये पहला आपका प्रभाव है, गलत प्रभाव, बुरा प्रभाव। दूसरा है कि विश्व के जो धनी देश हैं, जो विकास कर चुके हैं, धनी देश हैं, निर्धन देश, जो गरीब देश हैं, ठीक है, गरीब देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते थे। जो मतलब अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों से सस्ती दामों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते थे। तीसरा पॉइंट है कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते, मतलब उतना ज्यादा वो ये सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग 3 पॉइंट लिख देना जो कि आपका बुरे प्रभाव है। ठीक है, उधर आपके अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव दोनों होंगे। अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? जो परिवहन होता है तथा जो संचार के साधन होते हैं वो किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, वस्तुएं जो हैं, सेवाओं तथा लोगों को, वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुओं या सेवाओं का या फिर एक लोगों को स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन कहलाता है। चाहे वस्तु हो या सेवाएं हैं या फिर कोई लोग हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही परिवहन कहलाता है। और यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है। पहला जल स्थल, जो भूमि पर होता है, दूसरा जल, तीसरा वायु। ये हमने बताया आपको परिवहन के बारे में। अब संचार के बारे में बताता हूं। संचार के साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए किया जाता है, मतलब एक संदेश को यहां से यहां भेजने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा की अर्थव्यवस्था है, मतलब जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट समझा देता हूं और पॉइंट खुद से लिख लेना। एक देश की विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। एक वाहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है, किस चीज को कितना जल्दी वहां पहुंचाया जा सकता है। इसलिए परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्ण अपेक्षित हैं। ठीक है, जो परिवहन के साधन है वो विकास करने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बताऊंगा कि भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण अच्छे परिवहन व संचार है। ठीक है, अच्छे परिवहन और संचार है। और भी पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, ये है हमारे 5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ये हमारा पार्ट 1 है। अभी मैं आप लोगों को 5 बताया हूं, फिर मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें 10 बताऊंगा, फिर ऐसे करके आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन सारे क्वेश्चंस का एक कॉपी लो और नोट्स बनाओ। जितना क्वेश्चन मैंने बताया है, ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं आपको शॉर्टकट अच्छे तरीके से बता रहा हूं। बुक में देखोगे तो 2-3 पेज 4 पेज में लिखा होगा, समझ में नहीं आएगा, मूड घूम जाएगा। आपको टीचर कोई भी पढ़ाएगा स्कूल में तो बुक से उठाकर अच्छे से नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको एक एक लाइन, एक एक हेडिंग अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आप देख सकते हो ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लो फ्रांस की क्रांति, अब ऐसा किसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग, सब कुछ मैंने बता दिया। तो आप लोग सबसे पहले नोट्स बना लेना अच्छे से सुंदर सा, और कोशिश करना अच्छे से अच्छे लिखने का, ताकि आप और भी अच्छा लिख सको, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ला सको। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मैं हम लोग मिलेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।